नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कर रहा है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3×10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ठीक है, अब स्थानांतरित, अब इसके बाद ब्रैकेट में है किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित की, यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। और उसके बाद कह रहा है क्या उन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, यानी मतलब पूछ रहा है क्या उन से पॉलीथीन में संहति यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। आइए पहले हम लोग इसका देखते हैं कि दिया क्या है हमारे पास, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, देखिए दिया है। देखिए दिया क्या है दोस्तों, कुल स्थानांतरित आवेश दिया है ना, कुल स्थानांतरित आवेश, कुल स्थानांतरित आवेश। ठीक, कितना दिया है दोस्तों कुल स्थानांतरित आवेश? ये कुल स्थानांतरित आवेश दिया है -3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, इतना दिया है। अब इसके बाद बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश दिया है, तो आप जानते हैं ना, इसके बाद तो कुछ दिया नहीं दोस्तों, बस था। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये कितना है भाई, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कितना होता है सबको पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, करा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमको सबको पता है दोस्तों क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये होता है फार्मूला। देखिए तो क्यू इक्वल्स टू एन, तो हमें क्यू की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, क्यू है, और ये रहा ई, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्यू बराबर कितना होगा, 3 × 10⁻⁻7 इक्वल्स टू एन इंटू ई की वैल्यू रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो एन की वैल्यू फाइनली आएगी, तो यहाँ से एन बराबर कर दीजिए पक्षांतर करने के बाद, तो यहाँ पर आपको आएगा 3 × 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एन की तो वैल्यू आ गई है ना, तो अब यहाँ से एन की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि दूसरा जो इसका बी वाला पार्ट है, ये तो हमारा ए वाला आंसर था। ठीक है, ये ए वाला आंसर था, इसका बी वाला आंसर देख लेते हैं। देखो देखिए दोस्तों, इसमें बी वाले में बोला क्या है कि क्या उनसे पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। दोस्तों बिल्कुल होता है, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है, तो होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाँ जी हाँ होता है, हाँ ठीक है, उन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। डायरेक्ट लिख देते हैं, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो उनसे द्रव्यमान का स्थानांतरण क्या होता है। तो अब इसके बाद क्या है दोस्तों, कह रहा है तो उनका हम लोग द्रव्यमान की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकाल देना है। देखिए तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है m इक्वल्स टू कितना होता है भाई, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और यहाँ से देखिए कुल संख्या कितनी निकली है, यानी कि संख्या निकली 2 × 10⁻12। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब निकालना है द्रव्यमान निकाल दीजिए, टोटल कितना स्थानांतरित या स्थानांतरित द्रव्यमान निकाल दें यहाँ पर। स्थानांतरित द्रव्यमान, तो स्थानांतरित द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना मिलेगा, यानी इंटू एम कर देंगे दोस्तों। ठीक, देखिए यानी इंटू एम करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ से क्या, एम की जो वैल्यू थी आपको 9.1 × 10⁻31 kg इंटू एन की जो वैल्यू है निकालें हम लोग यहाँ पर 2 × 10⁻12। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 दूना 18 और 2 का ही 2, यानी
डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं 1.82, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 12 है, इसमें 31 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, फाइनली 18 आएगा। 2 इकाई 2, 9 दूना 18, ठीक है। ठीक, तो दोस्तों यही आंसर आएगा, बस हम लोग को और कुछ नहीं करना है इसमें, आंसर आपका कितना केजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है इसमें दो पार्ट दिए हैं ए और बी। तो ए वाला पूछ रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबों के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, ये बताना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोला ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं, तो त्रिज्याएं नगण्य दोस्तों। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है बी वाला, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोलों पर बल कितना होगा लगेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कूलाम का नियम बेसिकली लगाना है। देखिए दो गोले हैं, आप इसको दो गोले बना लीजिए, एक गोले यहाँ पर है और एक गोला यहाँ पर है। इन दोनों पर आवेश दिया है दोस्तों, Q1 की दोनों के पर आवेश समान मात्रा में है, तो 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम, ठीक है। और इस पर जो दिया है आवेश, इस पर भी सेम वही है, इसको Q1 कर लेते हैं, इसको Q2 कर लेते हैं दोस्तों। Q2 कितना है, वो भी है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब इसके बाद दोस्तों इसमें क्या करा, फिर अब हम लोग निकाल देते हैं, इनके बीच की दूरी दे दी गई है, यानी जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका, वो डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनकी त्रिज्या को नगण्य माना गया है। चलिए हम लोग लिखते हैं, देखिए दिया है, पहले क्वेश्चन में लगाते समय पहले लिख दीजिएगा दोस्तों, दिया है, तब लगाने में आपको आसानी होगी। दिया क्या है, आवेश, पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश तो पहले गोले पर आवेश Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। और दूसरे गोले पर आवेश कितना है, दूसरे गोले पर आवेश दोस्तों वही है जितना था, सेम है, Q2 बराबर, और सेम है तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण हुई होगा, और यहाँ 7 हो जाएगा। बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी r इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल लगाना है दोस्तों, तो हम लोग निकालते हैं फटाफट। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। सबका मान रखिए इसी में, तो सबका मान रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा दोस्तों। और नीचे क्या आ जाएगा, r की वैल्यू कितनी है, 0.5 का होल स्क्वायर। देखिए जिसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका बस मल्टीप्लाई है, इसमें करेंगे 13×5 = 65 हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो काट दीजिए। वैसे भी हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा देते कितना आएगा, तो 1.52 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, इतने का बल आएगा, वो भी कितना, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, प्रतिकर्षण। देखिए इतना हो गया दोस्तों। अब इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो इसका है, क्वेश्चन नंबर ये तो ए था दोस्तों। अब इसका हम लोग आंसर बी का देखते हैं कि बी में क्या कर रहा है। तो बी में कहा, क्या कहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा को दुगुनी कर दिया जाए, यानी जो आवेश हो जाएगा, यानी Q1 डैश की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, Q1 डैश बराबर 2Q1, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2Q2, यानी सब आवेश को दुगुना कर दिया गया, और उनके बीच की दूरी को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। तो यहाँ से जो R डैश की वैल्यू हो जाएगी 2R के बराबर हो जाएगी, है ना। तो बस इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो फाइनली वही निकालते हैं। तो F बराबर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन, सॉरी डैश है दोस्तों ये, अपॉन क्या हो जाएगा, R डैश का होल स्क्वायर। सबका मान रखते हैं, इसका मान कितना है, चलिए इसको भी रहने दीजिए वैसे ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 की हो जाएगा 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी है,
सॉरी ये r/2 है ना दोस्तों, सॉरी इसके बीच की दूरी को आधी की गई है, तो r डैश बराबर r/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए दोस्तों, कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 4 4 चौका 16, यानी 16 इन ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये आएगा। यानी पहले वाले बल का कितना हो जाएगा दोस्तों 16 गुना, तो हमने इसकी वैल्यू कितने बराबर, देखिए एफ के बराबर है ना, तो वहीं से एफ का हमारा 16 इंटू एफ कर लीजिए, है ना 16 इंटू एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 16 इंटू एफ की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, तो एफ की वैल्यू कितनी आई है 1.52 इंटू 10⁻, जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ से -2 कर दीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे, गुणा भाग कर लीजिएगा, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 2.43 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, न्यूटन इतने का बल आएगा इस पर। बस चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 13 उसको पहले देख लीजिए। कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रश्न जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ दोस्तों, तो कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रश्न संख्या 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका पहले वाले क्वेश्चन की रिलेशन था, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था Q1 की वैल्यू कितनी थी, इसको पहले ध्यान दीजिएगा, या QA या Q1 की वैल्यू, तो Q1 की वैल्यू थी उसमें कितनी थी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम ये था, तो ये हो जाएगा भाई। और Q2 की वैल्यू कितनी थी उसको भी देख लीजिएगा, तो Q2 की वैल्यू जो यहाँ पर थी उसमें भी वही था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, तो ये था। और बीच की दूरी जो थी R की वैल्यू तो वही सेम थी दोस्तों, कितनी थी R की वैल्यू थी आपकी 50 यानी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक, सॉरी मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको तो मीटर हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या कर रहा है, तो अब हमको उसमें कह रहा था कि अब इसकी अगर इन दोनों गोलों को हटा करके एक साथ कर दिया जाए तो अब ये बताइए कि जो है इन पर जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले गोला किसके संपर्क में आया है, तो पहले गोला वो संपर्क में आया है, वो पहले गोले के संपर्क में आया है, तो जो अनावेशित गोला है अनावेशित गोले पर चार्ज कितना होगा, तो अनावेशित गोले पर चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं अनावेशित गोले पर चार्ज आवेश, अनावेशित गोले पर आवेश, प्रारंभ में तो उस पर 0 रहेंगे दोस्तों आवेश, उसको चलो Q मान लेते हैं, Q बराबर क्या हो जाएगा, या QA मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से QA की वैल्यू 0 होगी दोस्तों। अब पहले हम लोग लाते हैं इसको पहले गोले के पास, है ना, पहले गोले के हटाने के पश्चात, यानी इसको हम लोग इससे हटाएंगे, इसके बाद फिर हटाएंगे, तो पहले गोले के संपर्क के बाद अनावेशित गोले पर कुल आवेश के बाद, चलिए हम लोग पहले से लिख लेते हैं, तो अनावेशित गोले पर कुल संपर्क हम लोग इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा आपका, पहला था Q1 था ना, तो कितना हो जाएगा Q1 और QA बराबर कितना हो, देखिए दोनों समान मात्रा में है ना दोस्तों, जब दोनों समान मात्रा में है तो दोनों पर जो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, वो दोनों पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि सर Q1 प्लस QA/2, और ये किसके बराबर होगा, जो आवेश रहेगा, यानी जो पहले आवेश था उस सबके क्या हो जाएगा बराबर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि हम लोग पहले का आवेश क्या माने थे, पहले था Q1 ना, तो टोटल आवेश Q1 कर दीजिए इसको, तो Q1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसी पर क्या हो जाएगा बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ से क्या है कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू दी गई है दोस्तों, इसकी वैल्यू Q1 की वैल्यू कितनी है, तो उसको भी रहने दीजिए, Q1 ही रहने दीजिए, प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0, और इस पर कितना हो जाएगा /2। तो जो आवेश जो नया आएगा, जो नए गोले पर जो आवेश आ जाएगा पहले वाले पर QA डैश कर देते हैं इसको, तो QA डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी Q1/2, ठीक है। तो Q1/2 की इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल। अब इसके बाद बचा कि अब हम लोग इसको दूसरे गोले के संपर्क में लाना है ना, तो दूसरे गोले के संपर्क में लाने के बाद दूसरे गोले के संपर्क में
गोले के संपर्क में लाने के बाद अनावेश नए गोले पर आवेश, नए गोले पर आवेश। देखिए दोस्तों, तो अब हमें क्या था, अभी हमारे पास तो ये गोला हो गया, इस पर आवेश हो गया दोस्तों। अब इसको हम लोग कहाँ ला रहे हैं, इसको हम लोग ला रहे हैं कि भैया इसको हम लोग को यहाँ पर इसके संपर्क में ला रहे थे दूसरे वाले गोले पर, तो जो दोनों समान मात्रा में इस पर, तो क्यू ए डबल डैश कर सकते हैं। तो क्यू ए डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब क्यू ए डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले देखिए क्यू ए डैश मिलेगा यहाँ से इस वाले गोला, प्लस दूसरे वाले पर आवेश क्या है, दूसरे का Q2 है, तो यहाँ से आप Q2 कर लीजिएगा, है ना, बाई 2, ये भी बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर भी। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू ए डैश की वैल्यू थी Q1/2, है ना, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, Q2 है। देखिए Q1 Q2 दोनों बराबर है दोस्तों, है ना, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ से Q1 बराबर Q2, ये दोनों बराबर, तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस Q1 रख लीजिए। तो अब जब Q1 रखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, बाई 2 है तो कर दीजिएगा, तो हो जाएगा। देखिए 2 दूना 1 कम 2 3 हो जाएगा, यानी 3 बाई कह सकते हैं इसको, 3Q1/2 दूना 4, है ना। तो ये क्यू ए डैश जो नया अनावेशित गोला था उस पर आवेश आ गया। अब कह रहा है दोस्तों, अब इससे हम लोग को ये देखना है, तो इनके बीच हमें प्रतिकर्षण बताना है कि इनके बीच प्रतिकर्षण कितना होगा। तो अब इनके बीच में प्रतिकर्षण देखना है, तो ये क्यू भी कर लीजिए, सॉरी इसको चलिए क्यू भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यू भी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा गोला था तो यहाँ से इसको क्यू ए डैश हो गया और यहाँ से क्यू बी डैश मिल गया। तो बस इसको हमको निकाल देना है, इनके बीच प्रतिकर्षण कितना हो जाएगा, इनके बीच प्रतिकर्षण, इनके बीच प्रतिकर्षण, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यानी पहले जो नए गोले थे उन पर आवेश इतना हो गया, फिर बाद में उन पर इतना हो गया, पहले वाले जो गोला था उस पर इतना हो गया और दूसरे पर फिर क्या होगा, इतना हो गया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं टोटल बल कितना कार्य करेगा इस पर, उसको देख लेते हैं। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, वही 1/4πε0, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, और इसके बाद होता है क्यू ए डैश और इंटू क्यू बी डैश, यही ना होगा, बटा कितना हो जाएगा, R² है तो R² तो सेम रहेगा वो। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए इसकी वैल्यू होती है आपकी चलिए इसको भी रहने देते हैं, 1/4πε0 हो जाएगा इंटू, अब इसके क्यू ए डैश की वैल्यू कितनी आई है, देखिए क्यू ए डैश की वैल्यू आई Q1/2, तो Q1/2 कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आई क्यू बी डैश की 3/2 Q2, यही ना आई है, अपॉन क्या हो जाएगा, R² आएगा, है ना। तो इसको आप R² कर दीजिए। देखिए अब इसको आप सॉल्व करना है आपको दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाए, 2 दूना 4 हो गया, उधर बाहर निकला, और यहाँ से कितना निकलेगा 3, यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं सर 3 कहीं पर दोस्तों थोड़ा सा मिस हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, तो 3/4 यहाँ पर था ना, ये 4 रहेगा, सॉरी हाँ तभी करें, 4 हो गया। अब यहाँ से कितना, देखिए 2 दूना 4 और 3/8 यहाँ से बाहर निकल रहा है, 3/8, और यहाँ से अंदर क्या मिला, 1/4πε0 मिल गया यहाँ से, और यहाँ से क्या मिला दोस्तों, Q1 Q2 अपॉन यहाँ से R²। तो इसकी वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू जितनी आई है पहले वही हम लोग रख लेते हैं। तो 3/8, और इसकी वैल्यू हम लोग जो पहले निकाले थे तो वो कितना था दोस्तों, वो करके आया था कुछ, हाँ 2.43 इंटू या फिर 0.243 कर सकते हैं, 0.243 न्यूटन इतना आया था। इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.7 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, यही इसका आंसर, इतना न्यूटन का बल इस पर आएगा। तो दोस्तों बस इतना ही, तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन 40 देखिए, करचित्र 1.4 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण का पथ जो है दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए और उसमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात यानी Q/m में अधिकतम होगा, यानी Q/m का अनुपात किस पर अधिकतम होगा ये बताना है, और तीनों की प्रकृति लिखनी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये बना हुआ फिगर, तो देखिए दोस्तों ये इसका डिफ्लेक्शन किस तरफ है, ये प्लस की तरफ है, तो ये तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना।
और ये भी प्लस की तरफ गया है तो ये भी इसकी प्रकृति माइनस हो जाएगी, लेकिन ये माइनस की तरफ आया तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखना क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये कि अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो है, अगर कोई आवेश जो होता है उसके लंबवत प्रवेश करता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है ना। तो जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे कण का पथ का पार्श्विक विस्थापन या फिर y अक्ष में विस्थापन, y अक्ष पर विस्थापन। तो इसके लिए हमने आपको डेरिवेशन कराया था दोस्तों ये वाला, ठीक है, विस्थापन। तो क्या आया था आपको पता है, तो चलिए नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं आपसे कि y इक्वल्स टू आया था q इंटू ई अपॉन 2mv का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखेंगे आप, ये दोस्तों हमने डिविजन करा रखा है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ से है, देखिए वैद्युत क्षेत्र ये कांस्टेंट है और आपका देखिए आपका 2 भी कांस्टेंट है, v स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा और ये भी कांस्टेंट होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा x इसलिए कांस्टेंट होगा दोस्तों कि ये दोनों सेम दूरी डिस्टेंस कवर गए, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया फिगर, यहीं पर होना चाहिए था ये, ठीक है, 3 नंबर। तो यहाँ से यहीं तक आ रहा है दोस्तों, तो यानी इसका जो x अक्ष की दिशा में जो विस्थापन है सब में समान आ रहा है, तो x अक्ष की दिशा में विस्थापन समान है, लेकिन हम y अक्ष की दिशा में देखते हैं कौन कितना अधिक विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें y अक्ष के विस्थापन सेम है, तो यहाँ से हमको देखिए सीधे क्या मिल रहा है दोस्तों कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q/m, ये मिल रहा है ना। तो अब q/m का अनुपात जिसके लिए अधिक होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो अधिक डिफ्लेक्शन करेगा। तो जैसा कि हम लोग फिगर से देख रहे हैं, तो फिगर से देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि जो किरण नंबर 3 है इसका जो q/m है वो बहुत अधिक आ रहा है ना, यानी देखिए इसका q/m बहुत अधिक आ रहा है। इसको हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से जो इसका y अक्ष पर विस्थापन है वो अधिकतम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे q/m का, चूँकि y का विस्थापन देखिए अधिकतम है, q/m y का अनुपात किरण 3 के लिए अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम होगा। क्यों अधिकतम होगा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ से आप इसका विस्थापन y अक्ष पर देख लीजिए, तो y अक्ष पर विस्थापन सबसे अधिक इसका हो रहा है, इसलिए इस पर अधिकतम होगा, इसका q/m भी क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। हमें इस पर विचार करना है। अब कर रहा है क्षेत्र, इस क्षेत्र का 10 सेमी भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जितना तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, कितना होगा, ये करना है। इसका बी वाला पार्ट कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको दोनों देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले दिया क्या है, वैद्युत क्षेत्र देखिए दिया है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या दिया है, E बराबर दिया है दोस्तों 3 × 10⁻³ I कैप और न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, E की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 10⁻³ और I कैप है तो यानी x अक्ष की दिशा में, ठीक है, x अक्ष की दिशा में। यहाँ पर हम लिख देते हैं x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में, ठीक है, यानी x अक्ष की दिशा में उतना जाएगा। अब इसमें क्या दिया है दोस्तों, और तो हाँ देखिए फ्लक्स दिया है E × S होता है। अगर हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं या E × A कर सकते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा कितना बोला 10 सेमी भुजा का वर्ग है ना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल कितना होगा भाई, तो क्षेत्रफल A बराबर हम लोग निकालते हैं, तो भुजा वर्ग है ना, तो वर्ग के लिए क्या होता है 10 × 10, यही ना, बराबर कितना हो जाएगा 100 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1 सेमी बराबर कितना होता है
1 सेमी बराबर 10⁻², यानी 100 इंटू 10⁻⁻2 का होल मीटर का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, आप देखेंगे कि सर 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बस कुछ नहीं। अभी देखिए, अब ये किस तल में है, ये बोल रहा है कि अगर हम जो है एक्स अक्ष की दिशा में उसी तल से ज्ञात करना है, यानी वाई जेड तल में। तो वाई जेड तल जब रखेंगे तो वाई जेड तल का जो दिशा किस तरफ रहेगा, एक्स अक्ष की तरफ रहेगा ना। जैसे देखिए वाई जेड तल यहाँ पर हो गया, तो इसकी दिशा क्या आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी उसी दिशा में है, यानी दोनों दिशा सेम है, इसलिए वहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो हमें निकालना है क्षेत्र, तो फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, E इंटू ए कास थीटा या कास 0। तो यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे, फाई इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻³ इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई, 10⁻⁻2, और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से हो जाएगा 30, है ना, केवल 30 आ जाएगा, 30। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसको और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स है। हाँ, तो वोल्ट पर मीटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये चलिए ये सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपका आ गया पहला वाला आंसर। अब इसमें इसका ए वाला पार्ट है, और इसका बी वाला पार्ट क्या करा दोस्तों, बी वाला करा कि यदि उसको जो है घुमा दिया जाए, यानी वाई जेड इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो, यदि इस तल का अभिलंब कितना हो, अक्ष से एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो जब 60 डिग्री कोण बनाता है, बस यहाँ से थीटा आपको चेंज करना है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 60 डिग्री हो गया तो आपको यहाँ से फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई इंटू ए cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी, देखिए ई इंटू ए की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग, इसकी वैल्यू तो निकाल चुके, 30 आया है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो चलिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो भी आपके लिए दिक्कत है, तो चलिए बस करते हैं, और आगे बाकी क्वेश्चन अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।